यूजीसी नेट यूनिट 6 उपन्यास है हमारा बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा को देखेंगे, पूरा कंटेंट हम इसका पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर हाइलाइट भी आपको मिल जाएगा, हाइलाइट कर रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए अ, जो है मददगार साबित होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका ये उपन्यास है, उनके बारे में देखना थोड़ा-सा ज़रूरी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। 19 अगस्त 1907 को ये याद रखना है। और कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। ठीक है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा, ये गाँव का नाम है, इसका याद रखना। छपरा ही कहीं-कहीं आपको देखने को मिलता है, तो दुबे का छपरा गाँव में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, आलोचक भी हैं, आप जानते हैं इनके बहुत सारे कथन हैं जो पूछे जाते हैं आलोचक के तौर पर, और निबंधकार भी थे। उनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और माँ का नाम था ज्योतिषमती। ठीक है? उनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था और माँ का नाम ज्योतिषमती था। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए मशहूर था, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो परिवार था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी अ, अगर हम जाति की बात करें तो द्विवेदी किसका है? ये पंडित क्षेत्र से आते थे और ये ज्योतिष विद्या के लिए क्या थे? मशहूर थे, इनका जो पूरा परिवार था। आगे इनकी थोड़ी-सी रचनाओं को देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं पर एक बार गौर कर लीजिए, क्योंकि केवल वही रचना आपसे नहीं पूछी जाएगी जो आपके सिलेबस में है, बल्कि इसके अलावा जो भी उनसे संबंधित, गद्यकार से संबंधित या लेखक से संबंधित अन्य रचनाएँ, वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, ये इनके सारे क्या है? निबंध संकलन है, ये ध्यान रखना है। अशोक के फूल इनका निबंध है, विचार और वितर्क, कल्पलता और कुटज। ठीक है? आलोक पर्व इनका निबंध संकलन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चारू चंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये चारों इसके क्या हैं? उपन्यास हैं, ये भी ध्यान रखना। और सूर साहित्य नाम की भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सूर साहित्य, तो इस पर भी ध्यान देना है। आगे बाण भट्ट की आत्मकथा का हम आगे देखेंगे निवेदन यानी कि भूमिका। निवेदन नाम से भूमिका लिखी है हजारी जी ने, और इस भूमिका में क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि आत्मकथा प्रसारित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा, शुभ इच्छा का ही ये परिणाम है। आरंभ में ये कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। विशाल भारत जो पत्रिका उस वक्त निकलती थी, उसमें ये प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदयवर श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार-बार बढ़ावा देकर लिखवा ना ली होती, तो कथा लिखी ही नहीं जाती। ठीक है? ये कहते हैं कि उस विशाल भारत के जो उस वक़्त के जो कौन थे, यशस्वी सुहृदयवर थे, श्री मोहन सिंह सेंगर का नाम यहाँ पर आता है। इन्होंने ही ये कथा लिखने की प्रेरणा हजारी जी को दी थी, तो इनका नाम याद रखना है। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। मतलब हजारी जी ये कहते हैं कि ऐसा विचार था, पहले तो ये प्लानिंग थी कि इसको समाप्त होने के बाद, ये उपन्यास हम लिखने के बाद इस पर एक आलोचना भी लिखी जाएगी। समय के अभाव में लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, आलोचना नहीं लिखी जा सकी। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। वो कहते हैं हजारी जी कि मैं तो इसकी आलोचना नहीं लिख सका, लेकिन सहृदय पाठक, अगर कोई पाठक लिखना चाहता है इसकी आलोचना, तो ये काम उसकी ज़िम्मे हम छोड़ रहे हैं। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। ठीक है? रविंद्रनाथ की एक कविता, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है और उनकी एक कविता का भाव इसमें जोड़ा गया था। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? ये हजारी जी कहते हैं। भाई कमल कुल श्रेष्ठ, कमल कुलश्रेष्ठ का नाम यहाँ पर आता है। कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक-ठीक छपने में अमूल्य सहायता भी पहुँचाई है। ठीक है? वो कहते हैं कि बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं और इन लोगों के प्रति वो कैसे कृतज्ञता प्रकट कर इसमें बताते हैं। कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक-ठीक छपने में बहुत ही सहायता पहुँचाई है। कमल कुलश्रेष्ठ का नाम याद रखना।
अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से यानी कि अनेक प्रकार से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी का हार्दिक कृतज्ञता में प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। ठीक है, तो इसमें एक और नाम यहाँ पर जुड़ता है, शांति निकेतन के कृपाल सिंह का नाम यहाँ पर जुड़ता है। यह चित्र उदयगिरि की वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदीयमान कलाकारों में हैं। भविष्य में वे अतुल कीर्ति का अर्जन करें, यही मेरी प्रार्थना है। आगे कहते हैं कि ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरि की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी उन्होंने दे दी है। तो वराह मूर्ति का चित्र किसने दिया था? ये पुरातत्व विभाग के उदयगिरि ने दिया है। ठीक है, उदयगिरि की वराह मूर्ति का चित्र भी उन्होंने दे दिया था। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था यानी कि ग्वालियर राज्य का जो पुरातत्व विभाग है, उसने उदयगिरि की वराह मूर्ति को इसमें छापने की अनुमति दे दी थी, तो उसके लिए भी वो कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हिंदी भवन शांति निकेतन, और ये कब लिखा गया था, ये भूमिका कब लिखी गई है, इसका समय भी यहाँ पर दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद ने ही भूमिका लिखी है, इसका याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं बाण भट्ट की आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की जो कथा है, ये 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास के तौर पर जाना जाता है और ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आगे उपन्यास की शुरुआत में ये पता चलता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, ये हजारी जी का छद्म नाम है, व्योमकेश शास्त्री ने ये उपन्यास लिखा है। ऐसा पता चलता है, पहले तो ऐसा ये शक होता है कि जो ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन थी, उससे प्राप्त पांडुलिपि को आधार बना करके उपन्यास लिखा गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार हैं और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं होती, यह केवल इतिहास और कल्पना की बनावट से लिखा गया उपन्यास है। आगे देखते हैं, ये जो उपन्यास है 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसके जो अध्याय हैं उनका नाम है यहाँ पर उच्छ्वास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी तो ये नाम ही पूछ लिया जाता है। नारी चेतना का भी आख्यान इसमें है, इसकी विशेषताएं नारी चेतना को भी ये प्रस्तुत करता है। ये उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानता है। ठीक है, तो कौन सा सबसे बड़ा धर्म इसने माना है? मानव धर्म को माना है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा है, तो इसको भी देखते हैं। पहला चरण है इसका, स्थानीय स्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। पहले चरण में क्या होता है, तो स्थानीय स्वर नामक जो जगह है वहां पर बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। वहां निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टनी बंदनी है। ठीक है, छोटे राजकुल में भट्टनी एक तीसरा पात्र है, इसमें भट्टनी बंदनी है, वहां से उसे किसी तरह से मुक्त कराना होगा, निकालना होगा, और इसके बाद बाणभट्ट स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ाकर ले आता है। ठीक है, तो बाणभट्ट जाता है स्त्री वेश में, ही पूछा जा सकता है। दूसरा चरण है इसका, इसके बाद जो बाणभट्ट हैं, ये भट्टनी और निपुणिका दोनों स्त्रियों को गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लेकर के आता है? मगध में लेके आता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला हो जाता है। चुनार के किले के पास कहाँ पर होता है? उसकी नौका पर हमला कहाँ होता है? तो चुनार के किले के पास होता है। बाणभट्ट वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंच जाता है। ये ध्यान रखना है, लोरिक देव एक सामंत है और उसके घर पर पहुंचा देता है। तीसरा चरण है, उन्हें वहीं छोड़कर यानी कि सामंत के घर पर ही छोड़कर दोनों स्त्रियों को वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी बुद्धि के बल पर वहां राजकवि नियुक्त हो जाता है। बाद में बाण द्वारा भट्टनी को स्थानीय स्वर आमंत्रित करना एवं भट्टनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। बाद में जो बाण भट्ट है, ये भट्टनी को क्या करता है? स्थानीय स्वर आमंत्रित करता है और भट्टनी बाद में स्वतंत्र रानी की तरह जीवन जीती हुई इसमें दिखाई देती है। चौथा चरण है इसका, यह चरण भट्टनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। चौथे चरण में क्या होता है? भट्टनी के महत्व को ये प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है। ठीक है, वह आमंत्रित की क्या है? रक्षिता शक्ति है। उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। किसके कारण? भट्टनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। भट्टनी, अगर हम स्त्री मतलब स्त्री को यहाँ पर दर्शाया गया है कि अगर स्त्रियों की रक्षा करेंगे तभी भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवा चरण, हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका का आना
हर्ष के दरबार में कौन आते हैं? तो बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका आते हैं और वहां पर रत्नावली नाटिका का मंचन किया जाता है। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति के लिए भट्टिनी को तुवर मिलंद के यहाँ पर पहुंचाने जाता है। तो ये इसके 5 चरण में छोटी सी एक संक्षेप में कथा आपको बता दी है। आगे है मुख्य पात्रों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पात्र है इसका बाणभट्ट। हर्षवर्धन का राज पंडित, नियतिवादी, सभ्य और शिष्ट है। हर्षवर्धन का राज पंडित है बाणभट्ट, नियतिवादी है, सभ्य और शिष्ट भी है, उपन्यास का नायक है, नारियों का ये सम्मान करता है और इसका जो वास्तविक नाम था ये था दक्ष भट्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, दक्ष भट्ट इसका वास्तविक नाम है। निपुणिका ये निम्न श्रेणी की विधवा है जो कि बाणभट्ट से प्रेम करती है और ये बाणभट्ट की नाटक मंडली की पात्र थी। बाद में ये पान की दुकान भी चलाती है। ठीक है, नाटक मंडली की पात्र थी कौन? निपुणिका। और बाद में मंचन करते समय ही बाद में इसका क्या हो अंत हो जाता है। भट्टिनी एक राजकन्या है, तुवर मिलिंद की पुत्री थी जिसे बाद में बाणभट्ट तुवर मिलिंद का यहाँ पहुंचाने जाता है। इसका अपहरण होना और उसको छुड़वाना ही इस नाटक के केंद्र में है। अन्य पात्रों में इसमें आते हैं हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, राजश्री, तुवर मिलिंद और कीर्ति वज्र। ठीक है, ये कीर्ति वज्र है, देख लेना एक बार। अघोर भैरव वाम मार्गी साधक है। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। लोरिक देव ये वही सामंत है जिसके घर पर भट्टिनी और जो निपुणिका है उसको पहुंचा देता है। और सुगत बद्ध बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। महामाया ग्रह वर्मा की रानी सुचरिता और ये उपकथा की नायिका भी है कौन? ओ सुचरिता। ठीक है, ये ग्रह वर्मा की रानी कौन है? महामाया और सुचरिता उपकथा की नायिका है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। नावर सिंह का ये कथन है बाणभट्ट की आत्मकथाएं को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं और वे प्रेम पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा भी लेते हैं। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ है। प्रमुख उदाहरण की अगर बात करें तो भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। ये इसके उदाहरण है जो आपको याद रखने हैं। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवीय शक्ति होती है, ये बात लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ये सारे के यहाँ सारे आपको दिख रहे हैं, ये बाणभट्ट के कथन है सारे के सारे, यहीं से लेकर के बाणभट्ट के भी। और सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किस उपन्यास से लिया गया है, किस लेखक का है। तो लेखक का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। आगे है लज्जा तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। ठीक है, और चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, ये भी इसी का पात्र है, इसी का कथन है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, ये भी इसी का कथन है। आगे मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र समझता हूँ। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र समझता हूँ, ये कौन कहता है? बाणभट्ट कहता है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मास भी नहीं बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाणभट्टी हैं जो स्त्री के बारे में इतना सोचते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं। और ये सारे के सारे कथन है ना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। आगे है स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। तो ये महामाया का कथन है जो कि गृह वर्मा की रानी है, इसको याद रखना। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, आर्य है। ये किसका है? सुचरिता का कथन है। आगे आता है इसमें धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्य की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है, ये महामाया का कथन है। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। ये निपुणिका का कथन है, एक एक पंक्ति इसकी याद रखना है। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, ये चारु स्मिता का कथन है। आगे है अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, ये भी निपुणिका का कथन है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही क्या है? वशीकरण है। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है, ये किसका है? योगी का कथन है। ठीक है, इसमें जो योगी पात्र है उसका कथन है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कथन और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देख लिए हैं और यहीं से ही आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में आपको जो भूमिका है वो भी देखने को मिल रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे पेड बेस से भी जुड़ सकते हैं। इसमें अभी आपको कॉम्बो बैच ऑफर मिल रहा है 20 जनवरी तक और इसमें यहाँ पर आप इसकी विशेषता देख सकते हैं। जून 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूजीसी नेट या फिर एमपी सेट की,
तो आपके लिए ये बेहतर मौका है, आप इसको जॉइन कर सकते हैं और केवल फीस है इसकी 1299 मात्र। साथ में आपको इसकी पीडीएफ वगैरह, वन लाइनर, मॉक टेस्ट और रिकॉर्डेड क्लास 7 ईयर्स के पीवाईक्यू भी कराए जाएँगे और सभी यूनिट्स की आपको थ्योरी क्लासेस भी मिल जाएँगी। धन्यवाद।